वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज सेट नंबर 7 लगाते हैं जो क्राउन बुक से ली गई है। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग को भी सेट जरूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामा उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरम नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो दोस्तों जो जैन तीर्थंकर नहीं था वह है नाथ मुनि, जबकि चंद्र प्रभु, नेमि तथा संभव यह तीनों जैन तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों उस वीर भारतीय राजा का नाम है पोरस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने उसको हराया था? तो दोस्तों उसे हराया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था उसे चंद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का कनिष्क के सिक्के पर अंकन हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कालिदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है?
तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है हम्पी में। विठल मंदिर एक 16वीं सदी की संरचना है जो भगवान विठल या भगवान विष्णु को समर्पित है और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सूफियों में से कृष्ण ने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था। तो दोस्तों कृष्ण को ओलिया के रूप में माना था शाह मोहम्मद गौस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो दोस्तों पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। लॉर्ड मिंटो ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाला पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। श्री बनर्जी को न्यायाधीश नोरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे?
तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे सर सैयद अहमद खां का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो दोस्तों गदर पार्टी को स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों वह आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो दोस्तों प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रभावती देवी नारायण वर्तमान बिहार राज्य से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया था? तो दोस्तों भारत में कृषि मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। जे.बी. कृपलानी 23 नवंबर 1946 को कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो नवंबर 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो दोस्तों मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो दोस्तों भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो दोस्तों मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? तो दोस्तों जो लेगुन नहीं है वह है ऑप्शन सी
पेरियार झील जो कि एक लेगुन नहीं है। पेरियार जो कि केरल में स्थित है और एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर में सतलज एवं बियास नदी के जल का उपयोग किया जाता है, न कि घग्गर नदी का। बाकी सभी सही दिए गए हैं। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृषि में शून्य जुताई से क्या लाभ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि में शून्य जुताई से लाभ है, मृदा के वायु और जल का संतुलित संचार होता है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नव मृदा में सीधे रोपण संभव है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। यह चारों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह चारों के चारों दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और इसे 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई को 2004 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था तथा मावलपुरम को 1984 में और सूर्य मंदिर को भी 1984 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहला कथन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। अगला कथन है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। अगला कथन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास 100 गुना अधिक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल आर सही है, यानी कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों वह महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है। तो दोस्तों पूर्वी समुद्र की स्वामिनी नाम है श्रीलंका का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है।
तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो दोस्तों रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडलों स्तरों में से आयन मंडल उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाद्वीप के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों वह फसलों का समूह है ऑप्शन सी, मसूर, चुकंदर तथा गेहूं। जैव ईंधन के रूप में मसूर, चुकंदर, गेहूं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैव ईंधन के रूप में मकई, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, जेट्रोफा, रेपसीड, पॉम ऑयल, स्विच घास, शैवाल, सूरजमुखी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भारत ने अपने जैव ईंधन नीति के अंतर्गत 2030 ईस्वी तक पेट्रोलियम में 20% तक जैव ईंधन की मिलावट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 52 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 55 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 57 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो दोस्तों तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए देखते हैं कथन को। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है।
निष्कर्ष है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, तो दोस्तों यह गलत है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, यह भी दोस्तों गलत है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तो दोस्तों यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र में पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फव्वारा 1। प्रश्न के अनुसार छिद्र 1 पर जल स्तंभ का दाब सर्वाधिक होगा, इसलिए इससे सर्वाधिक दूर जलधारा जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो दोस्तों किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप का। अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो दोस्तों फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो दोस्तों न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्स्थापन और दूरमति में। अगला प्रश्न देखते हैं। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो दोस्तों परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? घटते क्रम में सजाना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना, फिर पारा, फिर इस्पात। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? तो दोस्तों जो क्रिस्टल नहीं है वह है गंधक, जबकि हीरा, क्वार्ट्ज तथा ग्रेफाइट यह तीनों क्रिस्टल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुख्य रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम मुख्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। बेरियम कैल्शियम का तत्व है। बेराइट इसका पहला खनिज था।
बेरियम के प्रमुख खनिज हैं कार्बोनेट लवण, सल्फेट लवण आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका नीम में से किस एक का जलीय घोल है? तो दोस्तों यह जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो दोस्तों वह गैस है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में ब्यूटेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजीनॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सुमेलित है वो है ऑप्शन डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। बाकी सभी गलत दिए गए हैं दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड दांत नहीं होगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांत क्षय होती है। और मेथाइल आइसोसाइनाइड से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीम में से बेमल को ज्ञात कीजिए। बेमल को ज्ञात करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा साइकोलॉजी। नीम में से साइकोलॉजी मनोविज्ञान अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें मानव की सोच व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्य सभी का संबंध जीव विज्ञान की विविध शाखाओं से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हेरोइन प्राप्त होती है। तो दोस्तों हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअस्त्रिप वसा अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसको पहचान करने के लिए? तो दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो दोस्तों यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग होगा मोतियाबिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था?
तो दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों वह लक्षण है संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो दोस्तों सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका। तो दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों जो सही है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो दोस्तों वह है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री यदि सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस परिपाटी का पालन किया भी जाता है क्योंकि सरकार अल्पमत में आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो दोस्तों भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो दोस्तों सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वह कमेटी का नाम था एल.एम. सिंघवी कमेटी, जिसका गठन 1986 को किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी कमेटी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर आशय यानी कि टैक्स हेवन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टैक्स हेवन कहा जाता है एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों पोकली चावल की खेती की जाती है केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू की है? तो दोस्तों गुजरात सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? तो दोस्तों 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो दोस्तों टाटा ने बिग बॉक्सेट कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने
17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह अभिनेत्री का नाम है शशि कला, जिनका कि 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध जायसवाल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों इब्राहिम रईसी ईरान देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो दोस्तों पहले स्वदेशी विमान वाहक को लॉन्च करने की योजना है 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल किया जाएगा भारत में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान देश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है वासवराज बोम्मई ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी का जुलाई 2021 महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? तो दोस्तों हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने नवादा जिले में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक हैं फांग फांग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलीट थे मेरी हन्ना, जो कि ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अंबिका कांत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय। बिधान चंद्र राय एक महान विभूति थे, एक वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता और आज़ाद हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। डॉक्टर राय ने बिहार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु तक वहीं शिक्षा पाई। सन 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत हैं कर, किराया तथा शुल्क। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों वह एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट। ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिहार के गया एयरपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो दोस्तों वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली है 5+3+3+4। NEP 2020 के अनुसार
वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह फंड का नाम है उभरते सितारे फंड का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है गार्जियंस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में कितने शहर को चुना गया है? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहर को चुना गया है और 4 शहर के नाम हैं पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ तथा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो दोस्तों 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 332 किलोवाट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल और राज घरेलू उत्पाद कितना रुपया था? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद था 31,287 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है? तो दोस्तों वह तूफान है यास। हाल ही में बिहार में आए चक्रवाती तूफान यास के कारण हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जैसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक। तो दोस्तों शिवालिक श्रृंखला है नवीन मोरदार पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। पटना में मोहम्मद फजलुर रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रचार बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अमित रोहित दास को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन
श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है। पहला कथन है, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, मुंबई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई में हुई थी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। अगला कथन है, सरदार पटेल का पिता का नाम झावर भाई पटेल एवं माँ का नाम लाडवा देवी था। तो दोस्तों यह भी सही कथन है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। यह भी दोस्तों कथन सही दिया गया है। गलत कथन का चयन करना था हमें, तो ऑप्शन बी गलत है। थैंक यू।